नमस्कार, हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूँ। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या होने जा रहा है, जाहिर तौर पर आपके मन में भी तमाम तरह के सवाल होंगे, कौतूहल। आपको लग रहा होगा कि क्या होगा, क्या वाकई में हिमाचल में रिवाज इस बार बदलने जा रहा है, या फिर गुजरात में क्या प्रधानमंत्री मोदी वाला फैक्टर फिर से काम करेगा, या अरविंद केजरीवाल की बात सुन लेंगे लोग। तो जो सी वोटर का सर्वे है, जो ये रायशुमारी की गई, उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए सी वोटर के फाउंडर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपका बहुत इंतजार रहता है सर, ये आपका ही दिन है आज का दरअसल। पहले तो गुजरात को लेकर ही मैं समझना चाहूंगा कि गुजरात का क्या इशारा है, क्या संकेत है। मुझे लगता है गुजरात का इशारा बहुत साफ है। बीजेपी के वोट शेयर, उसके कैडर वोट, जो भी आप कहना चाहें, वो करीब करीब 49-50% गुजरात में रहते हैं और वो बरकरार है। सबसे मुख्य बात यह है, पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तकरीबन 8-9% का गैप था वोट शेयर का, लेकिन सीटों के मामले में मामला बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। कारण उसका जो था कि जो सौराष्ट्र के इलाके में पाटीदार आंदोलन का जो जो हवा चली थी, उसके कारण बड़ी तादाद में बीजेपी को वहां पर उन सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस को उसका एक डिफॉल्ट फायदा मिला। लेकिन इस बार डबल वहमी हो रही है। एक तो पाटीदार आंदोलन वगैरह सब समाप्त हो गया, पाटीदार के जो बड़े चेहरे थे वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, ये सभी हम लोग जानते हैं। और आम आदमी पार्टी की एंट्री के कारण मामला त्रिकोणीय हो गया और आम आदमी पार्टी ने हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जबरदस्त डैमेज किया है कांग्रेस के वोट शेयर को। और तकरीबन तकरीबन जो 14-15% के आसपास उनके वोट आ रहे हैं, उन वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मान सकते हैं, करीब 12% के आसपास, वो अकेले कांग्रेस के ही खाते से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ये बीजेपी और कांग्रेस का 8-9% का गैप था, वो बढ़ के सीधे सीधे 17-18% का हो रहा है। ऐसी हालत में वन वे ट्रैफिक की तरह से बीजेपी को जीत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के जबकि वोट शेयर हो सकता है उतने ही रहे, इंटैक्ट रहे, तब भी उसकी सीटों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ सकती है, केवल इसलिए क्योंकि विपक्ष का वोट बट रहा है, या आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश में उसने कांग्रेस का तो जम के नुकसान कर ही दिया। अच्छा, लेकिन एक संकेत ये भी है ना फिर तो यशवंत की जो गुजरात मॉडल है मोदी का, वो केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर भारी पड़ा है वहां पे। देखिए, गुजरात मॉडल एक नाम बड़ा तो स्टैब्लिश हुआ, हिंदुस्तान में और किसी ने अपने को दूसरे मॉडल की तरह से प्रस्तुत भी नहीं किया। कहने का तात्पर्य ये है कि आंध्र प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे पहले, वाईएसआर, उनका एक मॉडल था, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। तेलंगाना के सीएम ने एक अपना मॉडल दिया जिसपे उन्होंने दोबारा जीत हासिल की थी, लेकिन उसके आगे वो बात चढ़ी नहीं। दिल्ली चूंकि केंद्र की देश की राजधानी है, इसलिए उस मॉडल के ऊपर चर्चा भी बहुत हुई, फ्रीबीज का, और उन्होंने बैक टू बैक 2 इलेक्शन नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा कर जीते, इसलिए भी वो ज्यादा चर्चा में। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट हुआ है। जो गुजरात के लो इनकम ग्रुप वाले मतदाता हैं, या समाज की नीचे की सीढ़ी पे जो मतदाता है, उसमें सोशो इकोनॉमिक इक्वेशन में, उनके वोटों में एक सेंध आम आदमी पार्टी ने मारी है। और दूसरा, जो पहली बार वोट दे रहे हैं 18 से 22 साल वाली एज ग्रुप के जो वोटर हैं, उनमें उन्होंने सेंध मारी है। तो ये 2 बड़े हिस्से हैं जिसके कारण आम आदमी पार्टी को एक ट्रैक्शन मिला है। ठीक है, ये ट्रैक्शन वैसा नहीं है जैसा कि अभी पहले एक बार ट्रैकर में तो ऑलमोस्ट 22-23% तक चला गया था, उससे करीब 7-8% नीचे ही वोट उनको इवेंचुअली पड़ा। जैसा कि मैं वही पूछने वाला था आपसे यशवंत, कि इसके पीछे क्या वजह नजर आपको आ रही है। उस वक्त क्या हुआ था, मतलब केजरीवाल की बात ज्यादा लोग सुन रहे थे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में नीचे का नेटवर्क और अच्छे उम्मीदवारों की कमी शायद रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का 70-75 साल पुराना नेटवर्क जो है, इलेक्टोरल मशीनरी जिसे कहें, बूथ वहां पर मैनेजमेंट वो भी। ज्यादा हाँ। ज्यादा ज्यादा था। अभी अरविंद केजरीवाल का वो नेटवर्क नहीं बना है। बहुत सारी सीटों पर मुझे लगता है लोगों ने उनके कैंडिडेट को शायद उतना मजबूत नहीं पाया कि वो उसको कंटेस्ट में माने, इसलिए बहुत सारे एंटी बीजेपी वोट। और ये ध्यान रखिए कि गुजरात में 50% मतदाता एंटी बीजेपी हमेशा से रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी 50% उनके खिलाफ ही वोट डालते थे। तो 50% मतदाताओं की जो राजनीति रही है, उस 50 में से 40 हमेशा बीजेपी कांग्रेस को पड़ा है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो 40 से घट के 30 की रेंज में आने की संभावना है, क्योंकि लगभग 10% का एक सीधा सीधा उसमें डेंट
अरविंद केजरीवाल ने मार दिया। तो क्या इसका एक मतलब हम ये निकालें, क्या ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल भले अपना फायदा ना कर पाए हों लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया, या केजरीवाल नहीं भी होते तो कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला था गुजरात में इस बार भी? देखिए, ये दोनों बातें बड़ी अलग है। पहले दूसरे वाले सवाल का जवाब दे दें। अगर केजरीवाल नहीं भी होते तो भी कांग्रेस ये चुनाव नहीं जीतने वाली थी। उसका कारण बहुत साफ आपको मैं बताऊं कि पिछली बार भी जैसा मैंने बताया, कांग्रेस बीजेपी के बीच में 8-9% का वोट शेयर का गैप था, और सौराष्ट्र के इलाके में या पाटीदार वाली सीटों पे जो आंदोलन था उसके कारण वहां पर एक झटका, आप कह लीजिए 25-30 सीट का एक झटका कांग्रेस लगाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अब चूंकि वो पाटीदार आंदोलन ही नहीं रहा, तो इस बार सामान्य रूप से भी चुनाव होते तो बीजेपी के लिए 10-15 सीट ऊपर और खींच के लाना, और बीजेपी का एक नॉर्मल जो वो सीट शेयर का वो है वो 115 से 120 सीटों का है, जो वो सामान्य रूप से जीतते रहे, तो उतना उनका वापस टैली वैसे भी पहुंच जाती। लेकिन अभी 115 से 120 के बजाय हो सकता है 135 तक पहुंचे, 140 तक पहुंचे। ये संभावना, ये एडिशनल जो आ रही है, ये 25-30 सीट का एडिशनल गेन केवल और केवल आम आदमी पार्टी की एंट्री के कारण हो। अच्छा, मतलब ये जो बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है 2002 वाला 127 सीटों वाला इस सर्वे के मुताबिक, तो उसके पीछे वजह है केजरीवाल। बिल्कुल, और ये केवल इतना कह देना मजाक उड़ा करके कि ये वोट कटवा थे, इन्होंने बीजेपी को नुकसान कर दिया, कांग्रेस को नुकसान किया, बीजेपी, मेरे ख्याल से ये शायद बहुत अगंभीर बात होगी। क्योंकि अगर आप रीजनल वेरिएशन में देखें तो आप पाएंगे कि साउथ गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बराबर ही वोट पोल किए हैं, कम नहीं। उसी तरह सौराष्ट्र में ऑलमोस्ट 20% टच कर रही है वहां पे आम आदमी पार्टी, जो कि एक बड़ा मतदान हो। नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में जरूर उनके वोट शेयर बिल्कुल भी नहीं चढ़े हैं, और वो स्वाभाविक सी बात है, उनके पास में नेटवर्क नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता इस बात को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का उभरना ये बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा नहीं, लॉन्ग रन में। अभी उनको फायदा हुआ, लेकिन 5 साल बाद उनको इसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं जो यही इसी सवाल पे आना भी चाह रहा था यशवंत की। देखिए, क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने आगे की लड़ाई के लिए जमीन तैयार की है? क्योंकि केजरीवाल भले ही लिख लिख कर दे रहे थे कागजों में, तमाम इंटरव्यू में, कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वो हो नहीं पा रहा है। केजरीवाल कहीं तो इस बार मुकाबले में नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या उन्होंने भविष्य की लड़ाई लड़ी है? आपका आकलन इस पर क्या है? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा दो वोट शेयर्स को देख करके। नंबर एक, जो जैसा कि मैंने बताया, जो गरीब कहने के लिए बहुत ज्यादा, वैसे गरीब नहीं है गुजरात में, लेकिन तब भी लो इनकम ग्रुप जो है उसमें उनके वायदों का असर दिख रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो 18 से 22 साल के एज ग्रुप वाले मतदाताओं का मैंने आपको बताया, वो इस बार 10% थे, अगली बार होते होते और ज्यादा 10% इसमें इजाफा होगा। और अगर उन नए मतदाताओं को, और उसका कारण है कि उन मतदाताओं ने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं, वो पैदा ही हुए हैं भाजपा के राज में। तो भाजपा जो कांग्रेस को विलन बता करके वोट मांगने का कैंपेन चलाती रही है, वो नए मतदाताओं को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वो राज ही नहीं देखा। उनको तो केवल भाजपा के ही लोग दिखाई दिए जब से वो पैदा हुए हैं। तो ऐसे में उस वोट शेयर में एक डेंट मारना, ये बीजेपी के लिए नुकसान की बात है लंबे रेस में। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी बीजेपी के नेता कहें, अंदर खाने वो इस बात को लेके बहुत गंभीर होंगे कि आम आदमी पार्टी का उभार, ये इसको वो टैकल करना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। और इसमें एक मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के टिकट सिलेक्शन या बाकी सरकार बनाने में जब भी मौका आएगा उनका, मुझे लगता है कि अब वो युवाओं को आगे लाने की कोशिश और भी ज्यादा करेंगे, ताकि वो जो नई जनरेशन जो वोटर्स की आ रही है उनके सामने एक जनरेशन चेंज लीडरशिप की भी वो लेके आए, इसका प्रयास करें। अच्छा, गुजरात पर एक आखिरी सवाल आपसे यशवंत, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है आपको गुजरात में? मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। देखिए, नहीं करते हुए भी दुर्गति में भी 30% वोट कांग्रेस के पास में लगभग आ रहे हैं, और पिछली बार 77 सीटों तक कांग्रेस पहुंच गई। अब 40% का वोट शेयर बड़ा वोट था। ये कांग्रेस का मैं कहूं, कांग्रेस ने गुजरात के जनादेश को गंभीरता से नहीं लिया। इसमें गुजरात के मतदाताओं का कोई दोष नहीं। गुजरात के लोगों ने 77 सीटें दी थी कि 5 साल में कांग्रेस एक एग्रेसिव अपोजिशन की भूमिका में रहेगा। कांग्रेस तो गायब ही हो गई वहां से, 5 साल कोई पूछने नहीं गया कोई बड़ा नेता। इस पूरे चुनाव में
राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, कोई बड़ा नेता चुनाव में वहां पे कैंपेन नहीं करने गया, जबकि 5 साल पहले राहुल गांधी ने एक तरह से गुजरात की यात्रा पे यात्रा करके मतलब कैंपेन में सीधा इंपैक्ट डाला था। इस बार वो गए नहीं। तो गुजरात के जो विपक्ष के मतदाता है, इस बार बड़ा नहीं फनी ये है कि अगर जो नहीं, नतीजे आते हैं इसमें एक चीज मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी चले भी जाते तो क्या कुछ बदल जाता है? मेरा ये मानना है राहुल गांधी अगर चले जाते तो कम से कम कांग्रेस की ऐसी दुर्गति की संभावना है। या कम फिर से कम लोगों को ये लगता कि कांग्रेस अभी भी हाँ। गंभीर है विपक्ष के मतदाताओं को लेकर के। देखिए पिछले 4 महीने से अरविंद केजरीवाल जैसे गुजरात में डेरा डाले हुए, 3 महीने से उन्होंने रगड़ मारा पूरा गुजरात कैंपेन करने में। लोगों को एकदम से लगा कांग्रेस वाले आ नहीं रहे और ये अरविंद केजरीवाल आ रहा है, इसलिए जो डेंट पड़ा है। अगर बड़े नेता कांग्रेस के गंभीरता से कैंपेन में लगते तो ये डेंट कांग्रेस को नहीं पड़ता, ऐसा मुझे यकीन है। और दूसरी बात कि आप इस बात को भी समझिए कि मतदाताओं में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट आ रहा है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्षी दल के खिलाफ काम करती है। ये बड़ा विचित्र है कि गुजरात के विपक्षी मतदाता जो कांग्रेस से नाराज हैं, ये उनका वोट है। ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुझे लगता है अभी भी 30% का वोट से ज्यादा आना, ये अभी भी कांग्रेस के एक बड़े सेटल्ड वोट बैंक की परिभाषा है। लेकिन अगर कांग्रेस गंभीरता से उस वोट बैंक को बचाने में नहीं जुटी तो यहां से खतरा ये हो जाएगा कि जो विंडो या जो ओपनिंग अरविंद केजरीवाल को मिली है, वो कहते हैं ना कि दीमक की तरह से अंदर अंदर खोखला कर देना, वो 5 साल में जो है वो कांग्रेस का सारा वोट बैंक खींच के बैठ जाएंगे अगर कांग्रेस नहीं संभली तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी की तो नहीं गए, वो तो छोड़ दीजिए बात, जो कांग्रेस के वहां के नेता थे पिछली बार चुनाव में जो बड़े चेहरे थे वो खुद ही बीजेपी में चले गए। बीजेपी में तो खैर देखिए उनके एमएलए टूट के गए, बड़े नेता टूट के गए, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। मैं उसमें बहुत ये मैं मानता हूं कि जैसे 3 लड़कों की जो पिछली बार का कैंपेन था, वो 3 में से 2 लड़कों को उन्होंने तोड़ के ले आए, तो ये इम्पैक्ट है। बीजेपी 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। देखिए बीजेपी को एक सहज और आरामदायक जीत मिल सकती थी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद को झोंका, जिस तरीके से अमित शाह ने अपने आप को वहां खूंटी गाड़ के रखा, कि उनको लगा कि 5 साल पहले एक तरह से हलक तक आ गया था मामला, 99 सीट पे आना, 100 से नीचे जाना बीजेपी के लिए मतलब बेइज्जती हो गई थी एक तरह से। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हमको रिपीट नहीं होने देना है, तो वो लगे रहे वहां। और यही नहीं यशवंत, जो आप इशारा कर रहे थे नए वोटर्स की जो आप बात कर रहे थे, उन्हें भी तो बार बार बीजेपी याद दिलाती रही ना 2002 के दंगों के जरिए कि पहले क्या हुआ करता था। बिल्कुल वो उसको याद दिलाती रही, उनको ये भी याद दिलाती रही कि भाई जो नया डेवलपमेंट आपके सामने हो रहा है, डेवलपमेंट तो एक शेर की सवारी होती है, आप जितना डेवलपमेंट करके दीजिए जनता के सामने अगली बार उससे ज्यादा डेवलपमेंट करके देना पड़ता है। ये सहज और ये अब मुझे एक इंटरेस्टिंग, मैं बिल्कुल दूसरी चीज आपको याद दिलाता हूँ। लालू यादव जी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि सड़कें बनवाना मुसीबत को न्योता देना है, रोजगार दिलवाना मुसीबत को न्योता देना है, क्योंकि आप एक को रोजगार दीजिए तो 1000 आदमी आके खड़ा होता है कि हमको। तो सड़क के लिए तो वो बोलते थे सड़क आपको क्या करना है, बाबू लोग गाड़ी चलाते हैं, आपको सड़क क्या करना है। तो देखिए हर एक का एक वो होता है, तो लेकिन फिर भी बीजेपी ने डेवलपमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट लंबी लाइन लगातार खींचने की वहां कोशिश की। वो युवाओं को ये बता रहे हैं कि अगर हम चले गए तो ये कोई इस चीज को नहीं उस तरह से मैच कर पाएगा। फिलहाल तो एक बात समझिए, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक गुजराती अस्मिता का प्रश्न उनके साथ में जुड़ा है, तब तक गुजरात से बीजेपी को हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राजनीति में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनकी ट्रस्टवर्दीनेस, उनकी विश्वसनीयता या वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, सिंगल हैंडेडली वो डबल इंजन सरकार नहीं है, गलत फहमी का शिकार मत होइएगा। बीजेपी की सिंगल इंजन सरकारी में कहता हूं, क्योंकि बीजेपी के सारे राज्यों में दूसरा इंजन गार्ड के डब्बे की जगह पे उल्टे मुंह की तरफ लगा रहता है मुख्यमंत्री का। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री अनपॉपुलर रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी से बीजेपी के नैया पार लगे। हाँ बिल्कुल, इतने मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने यशवंत किया। अब मैं हिमाचल प्रदेश पे आना चाहूंगा। हिमाचल में क्या हो रहा है? रिवाज बदलता हुआ दिख रहा है? बहुत कांटे की टक्कर है। देखिए हिमाचल में वोट और सीट शेयर का खेल अगर आप देखेंगे तो देखने में लगेगा जैसे हमारे आकलन में बीजेपी को हम स्लाइट एज दे रहे हैं, लेकिन दरअसल अगर आप रेंज देखें तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस या बीजेपी में कोई भी
इस लाइन को पार कर सकता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हिमाचल में कांगड़ा, मंडी और शिमला, ये 3 बड़े रीजन हैं। इसमें से शिमला में कांग्रेस आगे है, कांगड़ा इलाके में बहुत कांटे की टक्कर है, और मंडी के इलाके में जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लीड। अब क्या होता है कि जब किसी एक रीजन में किसी एक पार्टी की वोट शेयर में लंबी लीड आ जाए, तो वो ओवरऑल स्टेट का वोट शेयर थोड़ा सा वैसा कर देती है। तो मंडी की लीड के कारण पूरे स्टेट का जो वोट शेयर है वो प्रो बीजेपी दिख रहा है। लेकिन अगर आप मंडी की लीड को हटा दीजिए तो आपको वहां पे कांग्रेस लीड में दिखाई दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत कांटे की टक्कर है। भले ही आंकड़ों में स्लाइटली बीजेपी को आज दिख रही हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन नतीजे लगातार सीसॉ करते रहेंगे, और हिमाचल का खेल खुला रहेगा जब तक कि अंतिम नतीजा ना आ जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल हिमाचल पर ही, अगर ऐसा हो रहा है कि फिर से बीजेपी आ रही है आपकी रायशुमारी के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूं, तो क्यों हो रहा है? जबकि वहां पर तो तमाम तरह की दिक्कतें हो रही थी, बीजेपी को कई बागी भी हो गए थे। एक ही उत्तर है उसका कि अगर बीजेपी, और ये बड़ा अगर है, मैं बार बार कह रहा हूं, सर्वे में जिस तरीके के वोट शेयर दिख रहा है उसका कारण बीजेपी का एक रीजन में बहुत ज्यादा वोट पाना है, अदरवाइज मुकाबला बहुत कांटे का है। और अगर बीजेपी जीतती तो उसका एकमात्र कारण वही है जो गुजरात का कारण है या उत्तराखंड का कारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद में लोगों ने सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा दिया, तब भी बीजेपी को जिता दिया मोदी के नाम पर। तो अगर बीजेपी किसी तरीके से नैया पार कर लेती है, हिमाचल में सरकार बन जाती है, तो उसका श्रेय केवल और केवल शायद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को जाएगा, इसके अलावा कुछ। तब तो यशवंत ये कहा जाएगा ना कि 2024 का जो ये टीजर है, ये प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक एक बार फिर से साबित करता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक का टीजर तो इस चुनाव में अगर कांग्रेस भी जीत जाए उत्तराखंड में, हिमाचल में, तो भी आप यकीन मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने स्वीप किया था, और 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस को 25 की 25 राजस्थान की सीटें बीजेपी ने जीती, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, वहां पे 11 में से 10। तो आप ये समझिए कि 24 के लिए जो लड़ाई है उसमें 10% का सीधे सीधे जंप केवल और केवल मोदी के फैक्टर के नाम पर बीजेपी को मिलेगा। जो भी आप विधानसभा चुनाव में नतीजे देख रहे हैं, अगर आप गुजरात में 48-49% बीजेपी को देखते हैं या 50% देखते हैं, तो यकीन मानिए 2024 में सीधे मामला वो 60% पहुंचेगा। अच्छा, अगर आप 40% हिमाचल में देखते हैं तो वो सीधे 50% पहुंचेगा। 10% का जंप केवल और केवल लोकसभा में मोदी डिविडेंड के नाम से देखिए, विधानसभा में वो 10% बीजेपी का वोट शेयर कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर लोग बाकी फैक्टर्स भी देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए। बहुत सही और सटीक विश्लेषण आपने किया, धन्यवाद आपका। अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि ये रायशुमारी है, सर्वे है, इसे नतीजे ना समझे, नतीजों का इंतजार कीजिए। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा। नमस्कार।